हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंस्टा गुरुजी पे। और अपना चल रहा है पाठ 12 पर्यावरणीय समस्याएं उनके समाधान, जिसके अंतर्गत अपन पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा और पर्यावरण प्रदूषण का ही एक प्रकार वायु प्रदूषण को पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो जल के जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन जो मानव और उसके परिवेश को हानि पहुंचाए वो क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। यानी जल के अंदर कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों से, जो कि उसके रासायनिक, जैविक और भौतिक गुणों में परिवर्तन ला देते हैं। और जब उसका उपयोग मनुष्य या उसके आसपास का परिवेश द्वारा किया जाता है तो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तो ऐसा जो रूप है जल का वो क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। यानी जल प्रदूषण क्या होता है? जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जो कि समस्त जीवों के लिए दुष्प्रभावी हो, क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण की परिभाषा बहुत इजी सी है। जो मैंने पहले भी बता दिया कि पर्यावरण प्रदूषण की जो परिभाषा है उसी में आप अगर जल लेना चाहते हो तो जल प्रदूषण बन जाएगा, वायु लेना चाहते हो तो वायु प्रदूषण बन जाएगा और भूमि लेना चाहते हो तो भूमि प्रदूषण बन जाएगा। अब जल प्रदूषण के कारण क्या हैं अपन छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, इतना कोई खास टॉपिक है नहीं ये। फिर भी ये जो उपाय है जल प्रदूषण के उपाय, ये जो टॉपिक है ये वाला, इसके 4 उपाय जो है अभी फ़िलहाल बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछे गए थे। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है, एक बार अपन बस रीड कर लेते हैं इसको। तो जल प्रदूषण के कारण क्या है? तीव्र नगरीय विकास, तीव्र औद्योगिक विकास, इन सब के जो अपशिष्ट है वो पानी में या नदियों में जब मिलते हैं और उसको अपन उपयोग में लेते हैं तो मानव शरीर को, मानव स्वास्थ्य को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। या आप देख लीजिए, अपन नदियों में या छोटे छोटे जो तालाब हैं उनमें अपन पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो पानी क्या होता है? दूषित होता है। जब उस पानी को उपयोग में ले जाता है तो मनुष्य और उसके साथ साथ समस्त जीव जंतुओं के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। परमाणु शक्ति के विभिन्न प्रयोग, समस्त जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो क्या कर रही है? परमाणु शक्तियों के परीक्षण करती हैं, जल में करती हैं। तो जल में उसका क्या होता है? उसके जो प्रभाव हैं, रासायनिक प्रभाव हैं, परमाणु शक्ति के जो दुष्प्रभाव है वो सारे जल में फैल जाते हैं। और उसी जल का जब उपयोग किया जाता है पानी पीने के लिए, नहाने के लिए या किसी भी अन्य उपयोग में जब वो जल लाया जाता है तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। रासायनिक और तेलीय पदार्थों का जल में विलय, रासायनिक पदार्थ जो भी औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं जो जल के निकट हैं या नदियों के निकट हैं, उनसे जो रासायनिक अपशिष्ट निकलते हैं वो नदी में मिलते हैं। जैसे कि कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है वो उस उद्योग ने यमुना नदी को पूर्णतः उसका पानी जो है वो पूरी तरह क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। और तेलीय पदार्थ कैसे मिल सकते हैं? जैसे मान लो खनिज तेल का आयात निर्यात हो रहा है समुद्री मार्गों के थ्रू, समुद्री मार्ग के थ्रू खनिज तेल का आयात निर्यात हो रहा है। तो वो क्या होता है? मान लो कि बाई चांस टैंक अगर फट जाता है तो पानी के अंदर क्या होगा? तेल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और उसी तेल के कारण वो पानी है वो पूरी तरह अपशिष्ट हो जाएगा। तो जो जीव जंतु उस पानी को पी रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक वो हानिकारक होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ पक्षी हैं जो पानी के ऊपर बैठ के पानी पीते हैं, तो वो जो तेल होता है वो उसके कारण उनके पैर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं वहाँ पे और उनको श्वास लेने में दिक्कत होती है और वो पक्षी क्या होते हैं? वहीं के वहीं मर जाते हैं। तो बहुत बड़ा जो है इसका दुष्प्रभाव अपने को भुगतना पड़ता है जल प्रदूषण का। और औद्योगिक व घरेलू अपशिष्टों का निस्तारण, औद्योगिक अपशिष्ट तो होएगी, घरेलू अपशिष्ट भी ज़्यादातर जो नदियों के मुहाने हैं या अपन देखें तालाब हैं या छोटी छोटी झील हैं, इन सब के किनारे घर बसे हुए हैं। तो उन घरों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहाँ मिलते हैं? पानी के अंदर मिलते हैं। और वो पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। अगर उसी पानी का उपयोग पानी पीने के लिए किया जाए तो कई तरह की, जैसे हैजा है, पेचिश है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो मनुष्य को हो जाती हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मनुष्य बेबस है दूषित जल पीने के लिए, तो वहाँ के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा उस दूषित जल पीने के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा उसके कारण बीमार रहते हैं। तो ये उसके कारण भी हो गए, उसका दुष्प्रभाव भी हो गया। अब लास्ट में इसके उपाय क्या हो सकते हैं? इसके उपाय सबसे
प्रदूषण चाहे कितने भी प्रकार के हों, सबसे बड़ा उनका जो उपाय है वो है जन सहभागिता। जन जागरूकता जितनी अधिक होगी, प्रदूषण उतने ही कम होते जाएंगे। और सबसे बड़ा जो उपाय है वो है वृक्षारोपण। आप जितने अधिक वृक्ष लगाएंगे, प्रदूषण अपने आप उतना ही कम होता जाएगा। तो जल प्रदूषण के जो उपाय हैं वो हैं जलमल निस्तारण हेतु सीवरेज व्यवस्था, यानी नदियों में या झीलों में या किसी अन्य तालाब में जलमल का निस्तारण है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। उसके लिए अलग से सीवरेज व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिसमें कि वो सीवरेज व्यवस्था क्या हो, नदियों के पानी से बिल्कुल अलग हो, जिससे नदियों का जल है वो हमेशा स्वच्छ बना रहे। रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खाद की खेती का, रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग जिस कृषि में हो उस कृषि को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि जो रासायनिक उर्वरक अपन काम में ले रहे हैं या कीटनाशक काम में ले रहे हैं उनका जो जल में विलय है वो कम से कम हो सके। औद्योगिक अपशिष्ट को उपचारित कर पुनः उपयोग में लेना। मृत पशु शवों को नदी में विसर्जित नहीं करना। अब मृत पशु शव है वो नदी में विसर्जित कर देते कई लोग, ये बहुत ही गलत है। वो सड़ता है, गलता है, उसका पूरा का पूरा जो विलय है वो किस में हो जाता है, पानी में हो जाता है। अब जैसे अपन जो गंगा नदी है वो किस वजह से दूषित हुई जा रही है। गंगा नदी पे सब लोग पितृतर्पण के लिए जाते हैं, वहाँ पे फूल हैं, अस्थियाँ हैं, सब विसर्जित करते हैं। तो ये कार्य क्या है कि धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अभी जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो वहाँ पे कोई नहीं जाता या बहुत कम संख्या में लोग जाते हैं, तो वो नदी क्या है स्वच्छ अपने आप ही क्या हो रही है, स्वच्छ हो रही है। उस नदी को स्वच्छ करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया, जिसके लिए अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी एक बार इसका लास्ट देख लेते हैं। घरेलू कचरे का पूर्णतः निस्तारण। घरेलू कचरा जो है उसका पूर्णतः निस्तारण होना चाहिए। यानी कि ऐसी चीज़ें जो पशुओं के खाने के लिए काम में आ सकते हैं उनको पशुओं को खिला देना चाहिए। जलाने वाली चीज़ें, सूखा कचरा, उसको जला देना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कचरा है रसोई घर का या अन्य किसी भी कमरे का या कोई भी कचरा है घरेलू, उसको सीधा पानी के अंदर डाल दिया। ये व्यवस्था बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित हो जानी चाहिए। तो अगर ऐसे उपाय अपन करें तो हमारा जो जल है वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और नदियों की जहाँ तक बात है तो मैं अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला था, इसका प्रारंभ हुआ था सन 2016 में 7 जुलाई को। बीजेपी जो सरकार है उसने चलाया था ये। तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था नदियों के पानी को बिल्कुल स्वच्छ करना, खासकर गंगा नदी के पानी को, जो हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी है, उस नदी को बहुत अधिक प्रदूषित हो गई वो नदी, उसको स्वच्छ करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसके तहत 300 प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग जगहों पे चलाए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों का पानी स्वच्छ करना, प्लस घाटों का घाट जो बने हुए हैं उनका आधुनिकीकरण करना, और नदियों के किनारे क्या करना, वृक्षारोपण। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर अपन वृक्षारोपण करते हैं तो सभी प्रकार के प्रदूषणों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे जल के लिए और वायु के लिए पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से अब अपन पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है कि ध्वनि की तीव्रता अथवा अवांछित दशा, ध्वनि इतनी तीव्र हो जो मनुष्य के लिए असह्य हो जाए, असहनीय हो जाए, या मनुष्य को उससे बेचैनी होने लग जाए, या मनुष्य में उससे चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लग जाए, या मनुष्य को वो ध्वनि बिल्कुल सुहाए ही नहीं, उसको वो सुनना ही नहीं चाहे, तो वो क्या कहलाती है, वो जो स्थिति है वो स्थिति कहलाती है ध्वनि प्रदूषण। वो स्थिति क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण। यानी ध्वनि की तीव्रता अथवा अवांछित दशा, जिसमें मनुष्य बेचैनी अशांति अनुभव करे, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण। और ये जो अवांछित दशा होती है ध्वनि की अवांछित दशा क्या कहलाती है, शोर। क्या कहलाती है, शोर। कभी कभी जैसे नॉर्मल अपन शोर है, जैसे अपन क्लास में बैठे बच्चे शोर कर रहे हैं तो कई बार वो चीज़ अपने को सहन हो जाती है, पर वही अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हों, कुछ नारे लगा रहे हो या कोई रैली निकाल रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या आप देख सकते हो शादी समारोह वगैरह में हम लाउड स्पीकर लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, उसकी जो आवाज़ है वो मनुष्य लगातार काफ़ी देर तक सहन नहीं कर सकता, और अगर उसको सुनता है तो उसके अंदर एक बेचैनी सी उत्पन्न हो जाती है।
तो वो दशा क्या कहलाती है, वो स्थिति क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण। और वो जो अवांछित दशा है, वो जो आवाज़ है वो क्या कहलाती है, वो आवाज़ कहलाती है शोर। अब क्या पता चले कि मनुष्य कहाँ तक सुन सकता है, इसका कोई मापन है क्या? तो इसका मापन है डेसिबल। और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल, जिसको डीबी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीबी, डेसिबल क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। और सामान्य श्रवण शक्ति यानी कहाँ तक का शोर या कहाँ तक की आवाज़ मनुष्य के कान जो हैं वो सहन कर सकते हैं, तो वो होती है 80 से 120 डेसिबल तक। अगर इससे ऊपर की आवाज़ है तो वो शोर की श्रेणी में आएगी, मनुष्य उस आवाज़ को सहन नहीं कर पाएगा। और यदि लगातार वो आवाज़ मनुष्य को सुनने को मिले तो मनुष्य का स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है, उसकी श्रवण शक्ति खराब हो सकती है, उसको बेचैनी रह सकती है, उसके बीपी हो सकता है और उसके चिड़चिड़ापन है वो हो सकता है। और ये जो रोग हैं वो स्थायी रूप से उस मनुष्य को परेशान कर सकते हैं यदि जो आवाज़ जो है या ध्वनि जो है वो उसकी इकाई, उसकी जो मात्रा है वो 120 डेसिबल से बहुत अधिक हो जाए। तो यानी ये सामान्य श्रवण शक्ति है, यहाँ तक की आवाज़ मनुष्य के कान जो है वो सहन कर सकते हैं और इकाई डेसिबल हो ही गई। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं, तो प्रदूषणों के जो कारण हैं वो लगभग एक जैसे हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे तीव्र नगरीकरण, औद्योगिकरण, तो ये क्या है, ये वायु प्रदूषण में भी कॉमन है, ये जल प्रदूषण में भी कॉमन है, ध्वनि में भी है, भूमि में भी है, तो आप सभी में ये कारण है वो लिख सकते हैं। तो कॉमन से कारण हैं और कॉमन से ही उपाय हैं। तो पहला कारण सबसे बड़ा, तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि उसके कारण यातायात साधनों का अधिक उपयोग होता है और यातायात साधन है वो मुख्य कारण है किसके, ध्वनि प्रदूषण के। और उसके बाद में ध्वनि विस्तारक, एक ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर है, डीजे वगैरह हैं, इन सब का उपयोग आजकल के युग में काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है, तो वो बहुत बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण का। और वायुयान हैं, उनकी जो आवाज़ है, उनकी वो जो वायुयान और जेट विमान जो हैं उनकी जो आवाज़ है वो उसके आसपास का जितना भी एरिया है उस पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो बहुत अधिक तेज होती है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण हो सकते हैं। उपाय देख लीजिए, उपाय वही है, इन सब का उल्टा कर दीजिए तो उपाय हो जाएंगे। उद्योगों को नगरों से दूर अवस्थित करना चाहिए, ये चीज़ है वो वायु प्रदूषण में भी काम देती है, जल प्रदूषण में भी काम देती है, ध्वनि प्रदूषण में भी काम देती है कि उद्योग हैं वो जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, शहरों से, बसाव से बहुत ही दूर अवस्थित होने चाहिए। दूसरा, यातायात वाहनों के जो हॉर्न हैं उनकी निरंतर जांच होनी चाहिए और ध्वनि विस्तारक यंत्र जो हैं उन पर तो पूर्णतः प्रतिबंध ही लग जाना चाहिए। तो ये सारे उपाय कारण हो गए किसके, ध्वनि प्रदूषण के। अब देखिए बच्चों, अब अपन अगला टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं अपने वीडियो में, वो है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या है, प्राकृतिक और मानवीय कारणों से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण। बच्चों, प्रदूषण जो है वो दोनों ही कारणों से हो रहा है, प्राकृतिक कारणों से भी और मानवीय कारणों से। प्राकृतिक कारणों से जो प्रदूषण होते हैं या प्राकृतिक कारणों से जो प्राकृतिक आपदा आती है वो शुरुआत से जैसे चली आ रही है वैसी अभी है, उसकी भरपाई प्रकृति स्वयं कर लेती है, परंतु उसका रूप है वो बदल गया, उसकी आवृत्तियाँ बदल गई। क्यों बदल गई, मनुष्य के कारण। मनुष्य जो है वो प्रकृति पर विजय पाना चाहता है और वो उसके जो संसाधन है उससे मिल रहे हैं उनका बहुत अत्यधिक बुरी तरह से उपयोग करके वो प्रकृति पर विजय पाना चाहता है, स्वयं को सर्वे सर्वा साबित करना चाहता है, तो उसके प्रभाव जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं बनिस्बत प्राकृतिक कारणों के। तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होता है और उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण के कारण क्या है, भूमि प्रदूषण के कारण प्रदूषित जल, रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग, औद्योगिक व घरेलू अपशिष्ट। तो सबसे बड़ा जो भूमि प्रदूषण का कारण है वो जल प्रदूषण ही है, क्योंकि भूमि का नाम, भूमि मतलब कृषि योग्य भूमि, और कृषि में अगर दूषित पानी का उपयोग किया जाएगा तो वो जो कृषि है या भूमि है दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी,
दोनों ही चीज़ें अपशिष्ट हो जाएंगी, दुष्प्रभावी हो जाएंगी। उनके जो प्रभाव है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ेंगे, उनसे मनुष्य बीमार हो जाएगा, उसको कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन जल प्रदूषण पे कंट्रोल करते हैं तो भूमि प्रदूषण पर अपने आप ही नियंत्रण हो जाएगा। और इसके नुकसान कृषि योग्य भूमि की कमी, बीमारियां हो रही हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है, ये तो जल के कारण हो गया। एक जो है औद्योगिक और नगरीकरण, उद्योग और नगरीकरण के कारण क्या हो रहा है, भूमि कम होती जा रही है। अब वो जल प्रदूषण से, जल प्रदूषण भी उसके कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है, परंतु वो एक अलग कारण है। उसमें अगर जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाता है तो औद्योगिकरण और नगरीकरण स्वतः ही क्या हो जाएंगे, तुलनात्मक दृष्टि से कम हो जाएंगे। और वो जैसे जैसे कम होंगे तो भूमि का उपयोग भी उन कार्यों में न लग के और कृषि कार्यों में अधिक हो जाएगा। तो वो तो एक अलग कारक है। महत्वपूर्ण जो कारण है वो है जल प्रदूषण। अगर जल प्रदूषण को रोका जाता है तो भूमि प्रदूषण स्वतः ही नियंत्रण में आ सकता है। अब उसके उपाय क्या हैं भूमि प्रदूषण को रोकने के? जल को उपचारित करके कृषि योग्य कार्यों में लगाना, रासायनिक खादों पर पूर्णतः प्रतिबंध, यानी रासायनिक कृषि जो है उसको पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए अधिक से अधिक। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पूर्णतः जैविक कृषि होने लग गई है, तो जैविक कृषि को क्या करना चाहिए, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि जल प्रदूषण को भी रोका जा सके। औद्योगिक व घरेलू अपशिष्टों को पूर्णतः निस्तारण, उनका पूर्णतः निस्तारण होना चाहिए। नदियों में या खुली भूमि पर उनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। घरों में ही उनका निस्तारण होने की पूर्णतः व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए। इस टॉपिक में अपन ने, इस वीडियो में अपन ने भूमि, जल और ध्वनि प्रदूषण के 3 टॉपिक कर लिए। आगे जो अपन वीडियो करेंगे उनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है या अम्लीय वर्षा है या ओजोन परत में क्षरण है आदि टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए।